नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चक्रव्यूह का वक्त हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने अपनी पसंद हमको बताई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा छाप क्राइम का क्या है पंजाब कनेक्शन, इस खबर को 18% लोग देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से बात करता हूं। दफन खमेनाई भड़की खाड़ी, क्या महाजंग की अब एक नई तैयारी, इस खबर को देखने के लिए भी 23% लोगों ने अपना वोट दिया है। 7:28 पर डिटेल में रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। और राम मंदिर चढ़ावे पर ट्रस्ट का पर्दा, अब कौन होगा बेपर्दा, इस खबर को 26% लोग देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से बात करते हैं। और आज जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 हमारे शो में बनी है, वो है बारिश में कहीं गड्ढे कहीं जाम, E20 पर यह कैसा कोहराम। इस खबर को देखने में 33% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है। और यही आपके फेवरेट शो चक्रव्यूह की आज की कवर स्टोरी है। निकासी का कोई भी वे नहीं है अभी तक, कि पिछले 4-5 सालों से हो रहा है। ऑफिस जाना है, किसी को मार्केट जाना है, किसी को सामान लेने जाना है, वो कैसे जाएगा इधर से। स्कूटी जा रहा था, स्कूटी बंद हो गई, पानी उड़ जा रहा है। थ्री जी, आजकल 3G की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर चाक चौराहे पर है। ये वो 3G नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इस 3G का कनेक्शन 2G, 4G और 5G से दूर दूर तक नहीं है। इस 3G में एक तो गडकरी जी हैं और आजकल उनके साथ साथ जुड़े जा रहे 2G और हैं। और ये जी हैं गाड़ी और गड्ढे। गाड़ियों से गडकरी जी का विशेष स्नेह रहा है और सड़कों के गड्ढे तो सीधे सीधे गडकरी जी के मंत्रालय से जुड़ते हैं। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले हम इसी 3G का विश्लेषण करेंगे। इस वक्त उत्तर और मध्य भारत में मानसून की मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं तो कई सड़कों पर जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। इसीलिए हम आपसे सबसे शुरुआत में यही कहना चाहते हैं कि इन दिनों में जब भी आप सड़क पर चलें, बहुत सावधानी बरतें। 1 या 2 दिन की बारिश ने एक बार फिर हमेशा की तरह साल भर की कथित तैयारियों की पोल खोलकर सबके सामने रख दी है। एक तरफ पर पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ गड्ढे बन जा रहे हैं और बीच में लोगों की गाड़ियां झटके मार रही हैं। ये झटकों का कारण या तो सड़कों के गड्ढे हैं या फिर E20 का पेट्रोल का कोहराम है। और इसके बाद फिर लग रहा है लंबा लंबा सड़कों पर जाम। कहाँ कैसे हालात हैं, कहाँ कैसे सड़क पर जाम है, आज देश भर से आई हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये एक तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टहलकदमी करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को तो आप पहचान ही गए होंगे इन तस्वीरों में। जी हाँ, ये अपने देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। दरअसल कई दिनों से नितिन गडकरी जी सड़कों को लेकर कम और E20 पेट्रोल को लेकर ज्यादा सुर्खियों में छाए थे। इसीलिए जनता पूछ रही थी, उनके आलोचक पूछ रहे थे कि गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं या फिर पेट्रोलियम मंत्री। दरअसल नितिन गडकरी अपनी टीम के साथ गुरुग्राम से गुजरने वाले 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुआयना करने के लिए निकले थे। उनका मकसद एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और मानसून के बाद इसकी सुरक्षा और गड्ढों का ऑन रोड रियलिटी चेक करना था। कल गडकरी जी सही मायने में ऑन फील्ड सड़क मंत्री के रूप में जमीन पर दिखाई भी दिए। अलवर बूंदी जिलों में निरीक्षण के बाद गडकरी दोपहर के वक्त कोटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। तो सबसे पहले आपको यही बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 80% का काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है। पिछले 1 दशक में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा का हो रहा है। 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये कई प्रोजेक्ट्स वाकई में आधुनिक इंजीनियरिंग और देश में विकास की मीनार के प्रतीक हैं। जैसे जैसे सड़क का जाल बढ़ रहा है, चुनौतियां भी
बढ़ती जा रही हैं। जिस गुरुग्राम से नितिन गडकरी कल सुबह निकले, उसी गुरुग्राम में शाम होते होते पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ने घुटने टेक दिए। एक बारिश ने गुरुग्राम की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि करीब करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम, दिल्ली, यूपी, ये वो 3 एनसीआर के इलाके हैं जहां पर बीजेपी की अपनी सरकारें हैं। लोग घंटों गुरुग्राम में कल सड़कों में जाम में फंसे रहे। हाईटेक सिटी कहते हैं, मॉडर्न सिटी कहते हैं गुरुग्राम को, जहां पर वर्ल्ड क्लास बड़ी बड़ी एमएनसीज के दफ्तर हैं। वहां पे घंटों जाम रहे। एक एक घर की कीमत गुरुग्राम में बताई जाती है, जो अपार्टमेंट्स हैं अच्छी जगहों पर, वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास गाड़ियाँ भी करोड़ों रुपए की हैं, लेकिन घर गाड़ी में कितनी भी आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, चलना तो इन्हीं सड़कों पर है जिस पर हर व्यक्ति को चलना है। और यहाँ पर सब बराबर है, कितना भी कोई करोड़पति हो गया, कितना भी कोई फकीर हो, सबको इन सड़कों पर चलना है। और ये सब सड़कें कैसी कलई खोल रही हैं तैयारियों की, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। कईयों की तो रात सड़कों पर बीती है। जी हाँ, सड़कों पर। यह देश की सबसे हाईटेक मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का हाल है। अरबों डॉलर का टर्नओवर, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर, आसमान छूती इमारतें, और इन इमारतों के बीच तैरता हुआ हमारा प्रशासनिक सिस्टम। तैरता हुआ, माफ करिए, डूबा हुआ गुरुग्राम का प्रशासनिक सिस्टम। गुरुग्राम की सड़कों पर ऐसा सैलाब पहली बार नहीं देखा गया। हर साल की ये तस्वीर है। हर साल जून जुलाई आता है, हर साल कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश होती है, और हर साल देश की सबसे अमीर सिटी की यही डरावनी और घिनौनी तस्वीरें हम सबके सामने आती हैं, जो दुनिया भर में वायरल होती हैं। जो गुरुग्राम प्रशासन को हर साल सिर्फ प्री मॉनसून बैठकों और कागजी प्लान में उलझा रहता है, उसे दिल्ली की, जी मैं ये अंडरलाइन करके कहना चाहता हूं, उसे दिल्ली की नई नवेली सरकार जो बनी है बीजेपी की, रेखा गुप्ता की सरकार, उससे मुझे लगता है कि ट्यूशन लेने की ज़रूरत है। दिल्ली में भी लगातार बारिश हुई। गुरुग्राम दिल्ली सटे हुए इलाके हैं, 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इस साल दिल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। मिंटो रोड ब्रिज के नीचे पानी जमा नहीं हुआ। जी हाँ, ये अद्भुत था, वरना हर साल दिल्ली के कनॉट प्लेस से सटे मिंटो रोड के नीचे इस जगह पर पानी जाम हो जाता है, लेकिन इस बार जाम नहीं हुआ। पिछले साल तक हल्की बारिश में भी यहाँ गाड़ियाँ डूब जाती थी। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि आईटीओ, विनोद नगर और रोहतक रोड अंडरपास जैसे जल भराव वाले हॉटस्पॉट की तस्वीर अब बदल चुकी है। जैसे मिंटो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, इसमें ये हमारा लाइव फीड चल रहा है। पिछले एक दिन में 24 घंटे में 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है, और उसके बाद भी मिंटो ब्रिज में जहाँ पे बड़ी बड़ी बसें पूरा पानी के नीचे चली जाती थी, सारी गाड़ियां चली जाती थी, आज आपको पूरा ट्रैफिक एकदम स्मूथली दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बारिश के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद सड़कों पर थी। शालीमार गांव में उन्होंने जल निकासी की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो दिल्ली की सरकार सीख सकती है, रेखा गुप्ता तैयारी कर सकती हैं, तो पड़ोसी जो 2 राज्य हैं, चाहे वो यूपी हो चाहे वो हरियाणा हो, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार, वहाँ की व्यवस्था क्यों तैयारी नहीं कर सकती थी। आपने गुरुग्राम का हाल देखा, आपने दिल्ली का हाल देखा। अब आपको तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की दिखाता हूँ, जहाँ सड़क धंसने से एक कार और स्कूटर इसमें खत्म है। गनीमत रही कि घटना के समय दोनों वाहनों में कोई सवार नहीं था, वरना बहुत बड़ा जानलेवा ये हादसा हो सकता था। ऐसी हजारों तस्वीरें रोज हमारे पास आ रही हैं, जो हम आपको दिखाते भी हैं। सवाल भी पूछते हैं कि हर बार हमारा सिस्टम भगवान भरोसे क्यों बैठा रहता है। जब कहीं कोई बड़ी घटना हो जाती है, तभी सबका ध्यान उस तरफ क्यों जाता है। जब हर साल मॉनसून आना है, जून जुलाई अगस्त के महीने में बारिश होनी है, तो ये तैयारियां ढकोसला बनकर क्यों दिखाई देती हैं। जिस देश के पास सड़कों का जाल बिछाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का भारी भरकम बजट हो, जिस देश के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हजारों काबिल इंजीनियर्स और लाखों कर्मचारियों की मैन पावर हो, जहां स्पेस और सैटेलाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीक हो, और फैसले लेने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार होने का दावा किया जाता हो, तो फिर वो देश सिर्फ कुछ घंटों की बारिश में घुटनों तक पानी में क्यों डूब जाता है। इसका जवाब जिम्मेदारों से पूछा ही जाना चाहिए, क्योंकि कमी संसाधनों की नहीं है। मुझे तो लगता है कि कमी नीति की है, नीयत की है, और जवाबदेही ना होने की है।
आजकल देश में गड्ढों और गाड़ियों में E20 पेट्रोल को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा है। कई लोग सोशल मीडिया और अलग अलग मंचों पर दावा कर रहे हैं कि इस पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है, गाड़ियां रुक जा रही हैं। और ऐसा दावा करने वाले लोगों को अब सड़क परिवहन मंत्री, जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय में भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं, नितिन गडकरी साहब ने खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एक भी गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से खराब हो रही है तो सामने लेकर आए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग गडकरी जी के बयान को टैग करके अपनी प्रॉब्लम्स अब शेयर करने लगे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अब हमें सड़क पर उतरना होगा और संडे को हम एक कैंडल लाइट मार्च करेंगे गडकरी जी और हरदीप पुरी जी के खिलाफ। सड़क पर उतर के हम कहेंगे हमारी गाड़ी हमारा अधिकार। हम एथेनॉल 20 के खिलाफ है ही नहीं। हम चाहते हैं एथेनॉल 0 कम दामों में, एथेनॉल 10 अवेलेबल करवाया जाए। जो 2023 के पहले की गाड़ियां हैं उनके लिए एथेनॉल 20 आप कंटिन्यू रखें, लेकिन एथेनॉल 20 के सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए। और जिन गाड़ियों में एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण कोई समस्या दिक्कत आई है 2023 के पहले की गाड़ियां, उसका कोई सोल्यूशन निकाले, कोई हल निकालिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, बार बार तमाम साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि इथेनॉल बेस्ड जो पेट्रोल है, जिसमें E20 पेट्रोल पर आजकल पड़ रहा है आपकी गाड़ियों में, वो पानी की वजह से उसमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि पानी जब मिक्स हो जाता है इथेनॉल के साथ तो वो गाड़ी के इंजन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब आपको बता दूं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त देश में 26 करोड़ से ज़्यादा टू व्हीलर्स हैं, जिसमें 95% से ज़्यादा पेट्रोल पर चलते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा 4 व्हीलर्स हैं, जिसमें से करीब 80% गाड़ियां 2023 से पहले की हैं। यानी ये गाड़ियां E20 के कंपैटिबल नहीं है। इनका इंजन 20% इथेनॉल झेलने के लिए नहीं बना है। ये E5 या E10 वाली गाड़ियां हैं। अब सवाल ये कि जब 80% गाड़ियों का इंजन E20 के लिए तैयार नहीं है तो फिर उन्हें विकल्प E5, E10 या E15 पेट्रोल के तौर पर क्यों नहीं दिया जा रहा? यही सवाल आज सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है। जब जनता हर सवाल ईमानदारी से रोड टैक्स देती है, टोल टैक्स देती है और इनकम टैक्स भरती है, तो फिर उस जनता को सुविधाओं के नाम पर टॉर्चर क्यों झेलना पड़ता है? इस सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए, चाहे वो गडकरी जी हैं, चाहे हरदीप पुरी जी हैं, चाहे सरकार का कोई नुमाइंदा दे। ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार क्यों E20 की पॉलिसी को प्रीपोन करके 2030 की बजाय 2025 में ही इम्प्लीमेंट आनन फानन में किया गया है। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। भय बिन होय न प्रीत, रामचरितमानस की ये चौपाई आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी, गबन और दगाबाजी का आईना बन गई है। रामचरितमानस में श्री राम ने यह तब बोला था जब लंका चढ़ाई के लिए समुद्र ने उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया था। यहाँ भय का अर्थ है मर्यादा का बोध, जवाबदेही का एहसास और अनुशासन का पालन। आज यही चौपाई राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ी है। क्या जहां भगवान राम है वहां पर भय लोगों के मन में खत्म हो गया है? कानून का भय, जवाबदेही का भय और सबसे बढ़कर करोड़ों राम भक्तों के विश्वास को टूटने का भय। अगर चढ़ावा चोरी करने वालों में यह भय होता तो आज वे जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते, पुलिस को रिमांड पर लेकर सबूत जुटाने की नौबत नहीं आई होती। आज तो यह भी खुलासा हो गया कि कैसे वो चढ़ावा चोरी के पैसों से ब्लैक की मनी को व्हाइट मनी में तब्दील कर रहे थे। अगर यही भय उन पर निगरानी करने वाले और नियम कायदा बनाने वाले राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े महासचिव रहे चंपत राय होते या अनिल मिश्रा होते तो आज उन पर राम भक्तों से दगाबाजी करने के आरोप नहीं लगते। अगर उनको ये भय होता कि जनता चढ़ावे में आई पाई का जो चढ़ावा आया है उसका पाई पाई का हिसाब पूछ सकती है तो आज विपक्ष की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट को RTI के दायरे में लाने की मांग इतना जोर नहीं पकड़ती। और तो और विपक्ष को भी भय की राजनीति नहीं करनी पड़ती। इस बात का भय कि अगर इस मुद्दे पर चुप रह गए तो सियासत से चूक जाएंगे। तो राजनीति अपना काम कर रही है और चढ़ावा चोरी जांच में जुटी पुलिस अपना। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 3 लवकुश, अनुकल्प और करुणेश से 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस लाइन में उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस ने तीनों से अकेले में और फिर आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की है।
सूत्रों की माने तो उन्होंने पुलिस के सामने ये कबूला है कि वो चोरी किए चढ़ावे की रकम तो पहले अपने परिवार वालों के बैंक खातों में कैश जमा करते थे, फिर उनके नाम के खातों से अपने बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफर करवाते थे ताकि रकम का असली सोर्स छिपा रहे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि भी हो गई है। ऐसे 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि उनके घर वालों को पता भी नहीं था कि उनके खातों का इस्तेमाल चोरी की रकम को हेरा फेरी करने के लिए किया जा रहा है। तीनों ने यह माना कि टिन्नू यादव और काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव के साथ मिली भगत होने से रकम को पार करने में, रकम को चोरी करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। चढ़ावा चोरी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि इतने विवाद के बाद भी अयोध्या राम मंदिर के प्रति राम भक्तों की आस्था में कमी नहीं आई है। अयोध्या को लेकर उनकी आस्था में लेश मात्र की भी कमी नहीं देखी गई है। राम भक्तों का भरोसा राम मंदिर के जो ऑर्गेनाइजर्स है, व्यवस्थापक हैं, उनके ऊपर से टूटा है, उन ट्रस्टियों से टूटा है जिन पर चढ़ावे की हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया था। प्रभु श्री राम से भरोसा नहीं उठा है। राम के नाम पर जो मेवा खा रहे थे उनके ऊपर, उनकी जो हिफाजत नहीं कर पा रहे थे उनके खजाने की, उनसे भरोसा उठाए। एसआईटी भी शुरुआती जांच से यही माना है कि नियम बनाने और निगरानी करने में ट्रस्ट की तरफ से चूक हुई है और कई सारी कहानियां हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे ट्रस्ट ने ट्रस्टघात किया, विश्वासघात किया। अगर चूक नहीं हुई होती तो जेल में बंद टिन्नू यादव की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। कुछ दिन पुरानी तस्वीरें जब टिन्नू यादव जेल से बाहर थे। टिन्नू यादव वैसे तो चंपत राय के ड्राइवर थे, लेकिन राम मंदिर में उसका रसूख देख लीजिए। राम मंदिर निर्माण से लेकर बड़े और वीआईपी कार्यक्रमों तक में टिन्नू यादव की मौजूदगी रहती थी। एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि बिना किसी लिखित आदेश के टिन्नू यादव के पास चढ़ावा काउंटिंग कमरे की चाबी रहती थी। इसी टिन्नू यादव का नाम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ भी जोड़ा गया है कि वो फोन के जरिए अखिलेश यादव के संपर्क में था और ये जो चढ़ावा चोरी का जो पूरा प्रकरण रचा गया, ये टिन्नू यादव ने समाजवादी पार्टी के कहने पर रखा। ऐसा इल्जाम बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े लोग अब टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का जोड़ बताकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे अखिलेश यादव आज सुबह सुबह लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंच गए और जब मिलकर बाहर आए तो सीडीआर का जिक्र करते हुए चढ़ावा चोरी केस को एक नया ट्विस्ट दे दिया। मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनके सबके सीडीआर निकाले जाए और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शंकराचार्य और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। उनके ऊपर एसआईटी क्या लीपापोती एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में। ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो बीजेपी के साथी हैं वो राम घाती हैं। तो वहीं कांग्रेस अखिलेश से भी आगे निकलते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के बहाने सीधे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय को निशाने पर ले रही है। आरोप लगाया कि धार्मिक ट्रस्ट की जगह राजनीतिक ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया। वहां पर एक इंजीनियर हैं जो निगरानी के लिए रखे गए थे, रिटायर्ड इंजीनियर। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन में 40% पैसा खाया गया है। नपेंद्र मिश्र जी कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड थे, उनको नोटिस दिया। विश्वास है कि मैं तो मोदी जी का चयन किया हुआ, मोदी जी का खास हूं और इतनी चमचागिरी की कि मोदी जी को भगवान विष्णु कहा था मैंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस से लेकर टीएमसी समेत लेफ्ट के नेता भी अब ये मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, देश के किसी भी बड़े मंदिर से जुड़े ट्रस्ट पर आरटीआई कानून लागू नहीं होता है, लेकिन
विपक्ष का दावा है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का गठन और मंदिर ट्रस्टों से अलग हालातों में हुआ है। इसका गठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने बाकायदा राजपत्र जारी किया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई। केंद्र सरकार का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र और निजी ट्रस्ट है, ये प्राइवेट है, ये सरकार का कहना है। इसीलिए इसे आरटीआई 2005 की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता। ट्रस्ट सरकार के स्वामित्व में नहीं आता है, सरकार इसे आर्थिक सहायता नहीं देती है। साल 2019 में नीरज शर्मा नाम के एक शख्स ने आरटीआई लगाकर गृह मंत्रालय से मांग भी की थी कि ट्रस्ट बनाने की जो सरकारी योजना बनी थी उससे जुड़े आदेशों की प्रतियां दी जाए। जब गृह मंत्रालय से संतोषजनक जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। फिर 18 जून 2024 को सीआईसी में इस केस की सुनवाई हुई, जिसमें गृह मंत्रालय ने सीआईसी को बताया कि ट्रस्ट की स्थापना से जुड़े सभी दस्तावेज अत्यंत संवेदनशील हैं। इसी के चलते उन्हें गोपनीय फाइल में रखा गया है। दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, यह केंद्र सरकार का रुख था। बाद में केंद्रीय सूचना आयोग ने भी गृह मंत्रालय के इस तर्क को सही माना, लेकिन अब सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उसके मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की योजना के तहत किया गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की, मंदिर की जमीन ट्रस्ट को सरकार ने सौंपी। शुरुआत में 15 में से 12 सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार ने एक प्रक्रिया के तहत किया। इसीलिए उनका तर्क है कि ट्रस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आरटीआई कानून के दायरे में इसको लाया जाना चाहिए। लेकिन इस मांग पर कानून क्या कहता है, इसे सुप्रीम कोर्ट के वकील सुमित चौधरी से जान लीजिए। क्या कोई ट्रस्ट या फिर एनजीओ किसी आरटीआई एक्ट के तहत आ सकती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन दे, क्या उन्हें बातें किया जा सकता है? तो उसमें उन्हें बातें नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलरली ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में है तो आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये चाहे, स्वयं ये चाहे कि हाँ हम ऑडिट करें, बाकी चीजें मतलब एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी हो, तो ये आ सकती है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है और आने वाले वक्त में विपक्ष इसको बुलाने की कोशिश भी अब लगता है कि करता रहेगा। वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला बोल रहा है। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अब बात अमेरिका में हुआ उस बड़े एक्शन की करूंगा जिसने भारत पर लगाए गए कनाडा के आरोपों की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप की पुलिस ने मिलकर गैंगस्टर्स के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क का तो खुलासा हुआ ही, कनाडा में 2023 में हुए हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का सच भी अब सामने आ गया है। भारत में लॉरेंस बिश्नोई आतंक का दूसरा नाम बन गया। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हिंदुस्तान में गुजरात की एक जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क दुनिया भर में काम कर रहा है। इसके बावजूद उसने ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। मर्डर, सुपारी किलिंग, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा कोई काला धंधा नहीं है जिसमें लॉरेंस और उसके गिरोह की बादशाहत ना दिखी हो। 2018 में लॉरेंस तब चर्चा में आया था जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके ऊपर सलमान खान पर हमला करवाने का भी आरोप लगा था। इसके बाद मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया। इसी मामले में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है। अब उसी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के खिलाफ 7 समंदर पार एक बड़ा एक्शन हुआ है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया, जिसमें अमेरिका, कनाडा, भारत और यूरोप में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन में 37 लोगों के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, जग्गू भगवानपुरिया के नाम शामिल हैं। अमेरिकी एजेंसीज ने खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क भारत सहित अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका में 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कनाडा में 3 और स्पेन में 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। 7 और आरोपी पहले से अलग अलग मामलों में अलग अलग जेलों में बंद है, जबकि अभी भी 10 आरोपी फरार हैं।
इनमें 7 अमेरिका में बताए गए, 2 भारत में और 1 यूरोप में छुपा गया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसियों ने लगभग 1000 किलो कोकीन, 1 किलो हेरोइन, $40,000 कैश और कई हथियार भी बरामद किए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ बताया गया है। इससे एक बात तो साफ है कि भारत सरकार को अमेरिका और कनाडा की एजेंसीज ने अब क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट में अमेरिकी पक्ष ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या का आदेश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने दिया था। सुनिए। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने ही अपने गुर्गों को निज्जर की तस्वीरें और उसके एड्रेसेस मुहैया करवाए थे, जिसके बाद गोल्डी बराड ने प्लानिंग की और उसके 4 शूटर्स ने 18 जून 2023 को अमेरिका के ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर की हत्या के बाद खूब बवाल हुआ था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने भारत और कनाडा के संबंधों को खराब कर दिया था, क्योंकि निज्जर भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। जालंधर का रहने वाला हरदीप निज्जर खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का प्रमुख बताया जाता था। उस पर पंजाब में हत्याओं और हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप था, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे 2020 में एक आतंकवादी घोषित कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा भाग गया था। कनाडा की खुफिया एजेंसियां पहले ही निज्जर का नाम भारत की हिट लिस्ट में होने का दावा कर चुकी हैं। ऐसे में जब निज्जर की हत्या हुई तो कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर, जी हां, भारत सरकार से जुड़े सीनियर लोगों पर हत्या में शामिल होने का सीधा आरोप लगाया था। सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच संभावित लिंक की जांच कर रही हैं। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। कनाडा ने एक्शन लेते हुए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को उस वक्त देश से निकाल भी दिया था। अक्टूबर 2024 में भारत के हाई कमिश्नर समेत 6 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और राजनीतिक रूप से प्रेरित कहा और भारत ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी को हिंदुस्तान से निकाल दिया था। बाद में भारतीय दूतावास की संख्या कम की, वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित तक करनी पड़ी। कनाडा पर खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप भी लगाया। ट्रूडो पर आरोप लगा कि उन्होंने सिख वोटों को ध्यान में रखकर निज्जर का मुद्दा उठाया। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने तभी इसे वोट बैंक कंपल्शन बताया था। ट्रूडो के इस कदम से कनाडा पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। बाद में ट्रूडो को अपनी कुर्सी तक इस कंट्रोवर्सी की वजह से गंवानी पड़ी। ट्रूडो ने हार के डर से इस्तीफा दे दिया था। जब मार्च 2025 में मार्क कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद चीजें भारत के पक्ष में दिखने लगी। मार्क कार्नी के आने के बाद से ही दोनों देशों ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति की, वीजा सेवाएं फिर से शुरू की और बातचीत दोबारा शुरू की। और अब यह भी साबित हो गया कि निज्जर हत्याकांड का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं था। उसका खात्मा तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों ने किया था। बताया जा रहा था कि अभी इस मामले में भी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है, उसके बाद बिश्नोई का पूरा गैंग खत्म होने की कगार पर अब पहुंच गया है। अमेरिका की एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मॉडस ऑपरेंडी का जिक्र किया है। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है, चौंक जाएंगे इसको सुनकर, लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया के जरिए खुद को राष्ट्रवादी और धार्मिक छवि वाला व्यक्ति दिखाता है। वो भगत सिंह की टी-शर्ट्स पहनता है। इसी छवि का इस्तेमाल करके वो भारत, अमेरिका और दूसरे देशों में युवाओं को, जो यूथ है, उसको अपने गैंग से जोड़ता था। चार्जशीट में कहा गया कि गोल्डी बराड उत्तरी अमेरिका और रोहित गोदारा यूरोप में इस गैंग के ऑपरेशनल कमांडर थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक गैंग एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप से लोगों को धमकी भरे मैसेज भेजता था। चार्जशीट के अनुसार गैंग की सबसे ज्यादा कमाई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी से होती थी। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी की। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनाई इंतकाल के 4 महीने बाद थोड़ी देर में मशहद की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। लेकिन पश्चिम एशिया में उठते शोले बताते हैं कि खाड़ी में अभी कई और कफन तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिकी स्ट्राइक से ईरान दहल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान की हिट लिस्ट में अब नंबर 1 पर आ चुके हैं।
तो तेहरान की भी खुली चुनौती है, हमला करोगे तो मारे जाओगे। सवाल आखिर समंदर की किस चिंगारी ने इस सीज फायर को राख में मिला दिया है? ईरान का पवित्र शहर मशहद आज आंसुओं में डूबा है। जहां अयतुल्ला अली खमेनाई ने अपनी जिंदगी की पहली सांस ली थी, आज उसी शहर की मुकद्दस मिट्टी उन्हें हमेशा के लिए अपने आगोश में लेने वाली है। मशहद कोई आम शहर नहीं है, यह शिया मुसलमानों की आस्था का सबसे बड़ा मरकज है। यहीं मौजूद है इमाम रजा दरगाह। शिया समुदाय के 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा इकलौते ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की मिट्टी नसीब हुई है और आज इसी मुकद्दस जमीन पर खमेनाई सुपुर्दे खाक हो रहे हैं। इस आखिरी सफर को ईरान ने अपने सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। जब खमेनाई का ताबूत स्पेशल प्लेन से मशहद पहुंचा तो आसमान में ईरानी फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट्स करते हुए सलामी दी। ईरानी मीडिया का दावा है कि 27 देशों के 4700 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मेहमान इस ऐतिहासिक विदाई के गवाह बनने मशहद पहुंचे हुए हैं। अयतुल्ला अली खमेनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किए जाने से पहले ही ईरान सरकार ने उनके आवास पर हुए हमले का पहला आधिकारिक वीडियो आज जारी किया। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के जॉइंट अटैक के पहले ही दिन खमेनाई साहब की मौत हुई थी। इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य और करीब 40 टॉप ऑफिसर्स की जान चली गई थी। हमलावरों ने खमेनाई के आवास बैते रहबरी पर एक साथ 35 मिसाइलें उस दिन दागी थी। सेंट्रल तेहरान में स्थित ये बिल्डिंग कभी ईरान की सत्ता का मुख्य केंद्र था। वीडियो में सबसे ज्यादा तबाही इमाम खुमैनी हुसैनिया हॉल की दिखाई गई है। यही वो जगह थी जहां खमेनाई महत्वपूर्ण मुलाकातें करते थे और तकरीरें दिया करते थे। कॉम्प्लेक्स में कई इमारतें थी जिनमें दफ्तर और प्रशासनिक भवन शामिल थे। हमले में इसका ढांचा पूरी तरीके से ढहा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ अली खमेनाई को अंतिम विदाई दी जा रही थी तो दूसरी तरफ आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट थी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि अमेरिका ने खमेनाई के अंतिम संस्कार से दुनिया का ध्यान भटकाने और कार्यक्रम में खलल डालने के लिए एक बड़ी साजिश रची है। अमेरिका ने ईरान को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया है। लगातार दूसरे दिन ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाकायदा इस हमले का एक वीडियो जारी कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया है। आठ जुलाई की वो खौफनाक रात जब अमेरिका ने ईरान के 90 सैन्य ठिकानों को एक साथ टारगेट किया। अहवाज में हुए इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए किन ठिकानों को चुना, जरा वो देखिए। एयर डिफेंस सिस्टम ताकि ईरान हवाई हमले न रोक सके, कोस्टल रडार सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स और नौसैनिक ठिकाने और मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं अमेरिका ने खामेनी के अंतिम संस्कार से ठीक पहले मशहद के 2 बड़े पुल उड़ा दिए। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका खामेनी के जनाजे में रुकावट डालना चाहता है। अमेरिका ने 90 ठिकाने उड़ाए तो ईरान भी शांत नहीं बैठा। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन्स का झुंड छोड़ दिया है। ईरान का ये पलटवार अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया। कतर में अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना पर ड्रोन से सटीक वार किया गया। तो वहीं बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक पर हमला हुआ। स्थिति इतनी खौफनाक है कि आज बहरीन में एक ही दिन में तीसरी बार एयर रेड यानी हवाई हमले के सायरन बजाए गए। बहरीन गृह मंत्रालय को नागरिकों के मोबाइल पर इमरजेंसी एसएमएस भेजने पड़े। ईरानी ड्रोन और मिसाइल के खौफ में पूरा बहरीन है। और इस वक्त एक बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। ईरान ने अमेरिका पर बुशर परमाणु बिजली फैसिलिटी के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया है।
अल जजीरा के मुताबिक ये हमला दोपहर करीब 12 बजे के आसपास हुआ। अटैक में क्या क्या नुकसान हुआ ये अब तक सामने नहीं आया। पिछले 48 घंटों में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के 5 प्रांतों को टारगेट कर भीषण बमबारी की है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 78 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। वहीं अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने तेहरान मशहद रेलवे लाइन पर यात्री ट्रेन सर्विस स्थायी रूप से बंद कर दी है। ईरान रेलवे के मुताबिक हमले में ट्रैक को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर, ईरान के मशहद के एक होटल के बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम का एक पोस्टर देखा गया है। इस पर लिखा है वी विल किल ट्रंप। उधर अंकारा में नाटो समिट के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की किल लिस्ट में अब पहले नंबर पर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। और ट्रंप की इन धमकियों पर ईरान की ओर से भी लगातार पलटवार हो रहे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ ने एक्स पर अमेरिका को एक सीधी धमकी दी है। गलीबाफ ने कहा, हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। गलीबाफ ने साफ कर दिया कि अमेरिका का गुरूर, उसके झूठे वादे और अब उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाले हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता अब किसी सुपर पावर की धौंस से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईरान के फरमान से खुलेगा। लड़ाई की जड़ में यही हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिस पर दोनों की निगाहें हैं। ईरान और अमेरिका के तेवर से साफ है कि खाड़ी में अब सीज फायर की हवा निकल चुकी है। सवाल है कि आखिर अप्रैल में हुआ सीज फायर और जून में साइन हुआ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अचानक क्यों टूट गया। सारी दुनिया सोच रही है, आप भी जानना चाहते होंगे, क्यों दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। 3 दिन पहले यानी 6 जुलाई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला होता है। अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क CNN और फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने कमर्शियल जहाज़ों पर हमला करके सीधे तौर पर MOU को तोड़ दिया। इस समझौते में सेफ पैसेज ऑफ शिपिंग की गारंटी दी गई थी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहता था। इसके जवाब में अमेरिका ने मजबूर होकर 80 से ज़्यादा ईरानी रडार और IRGC बोट्स को तबाह किया ताकि कमर्शियल जहाज़ों को बचाया जा सके। वहीं ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी BBC की रिपोर्ट बताती है कि सीज फायर शुरुआत से ही बहुत ही फ्रेजाइल यानी कमज़ोर था। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने पहले समझौते तोड़े, उस पर नाकेबंदी और प्रतिबंध लगा दिए। ईरान का मानना है कि अपने जल क्षेत्र में सेफ पैसेज की शर्तें तय करने का हक सिर्फ ईरान का है, अमेरिका का नहीं। हालांकि तीनों मीडिया नेटवर्क्स करीब करीब इस बात पर सहमत दिखते हैं कि ईरान का शिप पर अटैक ही ट्रिगर पॉइंट बना है, जिसके बाद ये एस्केलेशन हुआ और एक बार फिर अब युद्ध छिड़ चुका है। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं रोज की तरह सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट सेगमेंट पब्लिक व्यू का, जनता क्या कहती है स्टोरीज के बारे में। जो बारिश का हाल हुआ दिल्ली में, दिल्ली आसपास, उस पर जया दीक्षित जी का पोस्ट है। केवल 1 घंटे की जोरदार बारिश सिस्टम के सभी दावों की पोल खोल कर रख देती है। जगह जगह जल भराव, नगर निगमों की लापरवाही, नाली की खराब सफाई और जल निकासी के अधूरे प्रबंध की पूरी कहानी कह देते हैं एवं स्मार्ट सिटी के सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। एक और पब्लिक व्यू, जो वॉर शुरू हो गया, उस पर भूपेश मिश्रा लिखते हैं, खामेनेई की मौत के बाद दुनिया को शांति की उम्मीद थी, मगर ट्रंप हर बार हमला करके दुनिया की सांसें बढ़ा देते हैं। लगता है विश्व युद्ध की आशंका का अंत ट्रंप के कार्यकाल के साथ ही अब होगा। एक और पब्लिक व्यू है रेन के बारे में। विशाल कृष्ण पाठक लिखते हैं, अब समय आ गया है कि उबर, ओला, रैपिडो जैसी कंपनियां अपने ऐप पर उबर बोट, रैपिडो नाव का विकल्प भी शुरू कर दें। कम से कम लोग तैरकर अपने गंतव्य स्थान पर तो जा पाएंगे। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।